चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन पढ़ लिया था। ठीक है, लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन में हमने बाइनरी रिलेशन का लॉसलेस जॉइंट निकालना पड़ा था। ठीक है, कि मेरे पास अगर कोई एक रिलेशन दिया है आर ऑफ ए बी सी डी with set of function dependencies f is equals to a determines b, c determines d. ठीक है, is decomposed into r1 of a comma b and r2 of c comma d. Check whether it is lossless or not. ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, बाइनरी रिलेशन के लिए एक एल्गोरिथम था हमारे पास कि r1 इंटरसेक्शन r2 निकाल रहे थे हम लोग, और r1 इंटरसेक्शन r2 मेरा या तो r1 की निकलनी चाहिए या तो फिर वो r2 की निकलनी चाहिए। मतलब या तो ये r1 को डिटरमाइन करे या तो ये r2 को डिटरमाइन करे। ठीक है, तो जैसे हम अभी देख रहे हैं कि r1 इंटरसेक्शन r2 अगर हम निकाल रहा हूं तो ये मुझे 5 मिल रहा है। मतलब एक भी एट्रीब्यूट मुझे क्या बोल रहा है, कॉमन नहीं मिल रहा है। ठीक है, दैट मीन्स ये मेरा क्या है, ये मेरा लॉसी डिकम्पोजिशन है। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था कि बाइनरी रिलेशन को कैसे चेक करना है। ठीक है, आज हम देखते हैं कि अगर ये 3 रिलेशन में डिवाइड होता है कि r1 r2 और सपोज r3 ऑफ a कॉमा c में डिवाइड होता है, तो ये मेरा लॉसलेस है कि नहीं है। क्लियर? तो पहले देखते हैं ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर r इज इक्वल टू a b c d e with f is equal to a d determines c, c d determines a, b determines d, d determines b e. Determines whether a b c b c d d e is lossless or not. Find all keys for r. ठीक है, तो बोल रहा है फाइंड ऑल कीज फॉर r। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले की निकालना सीख लेते हैं। तो की हमने पहले भी निकाला हुआ है। सुपर की हम देख रहे हैं, तो सुपर की मुझे मिल रही है a b c d e। ठीक है, फाइंड आउट द एसेंशियल एट्रीब्यूट्स। एसेंशियल एट्रीब्यूट्स आर a c b e, सब कट जा रहे हैं। ठीक है, c कट जा रहा है, a कट जा रहा है, d कट जा रहा है, e कट जा रहा है और b भी कट जा रहा है। तो एसेंशियल एट्रीब्यूट एक भी नहीं है, मतलब रिलेशंस हैव मल्टीपल कैंडिडेट कीज एंड नो एट्रीब्यूट इज कॉमन इन दोस कैंडिडेट कीज। नाउ वी नीड टू फाइंड द क्लोजर ऑफ ऑल इट्स डिटरमिनेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड ad प्लस। सो ad प्लस इज इक्वल टू ad से मुझे c मिल जाएगा, cd से मुझे a मिल जाएगा, तो a ऑलरेडी है, b डिटरमाइंस d, b इसमें नहीं है, d डिटरमाइंस b, d है इसमें, तो हम क्या करेंगे, b एंड e को इंक्लूड करेंगे। सो ad plus contains all the attributes, ad is the candidate key of this relation और super key of this relation. Now cd plus निकाल रहे हैं, तो cd plus is equals to cd, cd से मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल जा रहा है a। ठीक है, उसके बाद b determines d, तो b इसमें नहीं है, d determines be, तो d इसमें है, तो d है तो हम क्या करेंगे, b and e इंक्लूड कर देंगे। सो अगेन cd plus contains all the attributes, cd is also the key of this relation. Now अब हम निकाल रहे हैं b plus, तो b plus is equals to b से मुझे मिल जा रहा है d से मुझे मिल जा रहा है b and e, तो b ऑलरेडी है, e हम इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, ad है क्या इसमें, नहीं, cd है क्या इसमें, नहीं, b डिटरमाइंस d, अभी फिर से अगर हम रियलाइज करें तो ये इंक्लूडेड है, d डिटरमाइंस b भी इसमें इंक्लूडेड है। That means b plus is equals to bd only. That means b is not my candidate key. Now next we have to find d plus. So d plus is equals to d, d से मुझे b and e मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पे b and e इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, अब b डिटरमाइंस d दिया हुआ है, तो bd इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, cd इसमें अभी भी नहीं है, ad इसमें अभी भी नहीं है। That means d is not the candidate key of my relation. क्लियर है? तो दो मुझे की मिल रही है, एक मिल रही है ad, एक cd। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम चेक कर रहे हैं कि b का कॉम्बिनेशन भी मेरा क्या होगा, की हो सकता है, क्योंकि b मेरा डिटर्मिनेंट में है। ठीक है, तो अब मैं कॉम्बिनेशन ट्रैक करूंगा, तो मैं a के साथ कॉम्बिनेशन ट्रैक कर रहा हूं, तो मैं ट्रैक कर रहा हूं ab प्लस, तो ab प्लस इज इक्वल टू ab, b से मुझे d मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट d से मुझे be मिल जाएगा, तो b ऑलरेडी है, e इंक्लूड कर देंगे हम। नेक्स्ट ad डिटरमाइंस c है, तो ad इसमें है, तो c भी इंक्लूड हो जाएगा। दैट मींस ab इज आल्सो द कैंडिडेट की ऑफ दिस रिलेशन। अब मैं b का कॉम्बिनेशन c से ट्राई करूंगा, तो bc प्लस चेक करूंगा। सो bc प्लस दैट इज इक्वल टू b
सी, बी से मुझे डी मिल जाएगा तो मैंने यहाँ पे डी लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट डी से मुझे बीई मिल जाएगा तो यहाँ पर हम ई इंक्लूड कर देते हैं, बी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। अब हम देखें सी डी डिटरमाइंस ए है, सी डी इसमें है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए भी इंक्लूड हो जाएगा। दैट मीन्स बी सी इज ऑल्सो द कैंडिडेट की ऑफ दिस रिलेशन। नाउ बी का कॉम्बिनेशन में डी के साथ ट्राई करूंगा तो बी डी प्लस निकालूंगा तो बी डी प्लस इज इक्वल टू बी डी, ठीक है। बी से मुझे डी मिल रहा है, डी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, डी से मुझे बी मिल जा रहा है, बी इंक्लूडेड है, हम यहाँ पर ई इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो मुझे और कोई भी एट्रीब्यूट उसमें नहीं मिल रहा है, बीडी के अलावा और कोई भी एट्रीब्यूट नहीं मिल रहा है क्योंकि एडी इसका सबसेट नहीं है, सीडी इसका सबसेट नहीं है। दैट मींस बीडी इज नॉट द कैंडिडेट की ऑफ दिस रिलेशन। नाउ वी नीड टू फाइंड बीई प्लस, सो बीई प्लस दैट इज इक्वल्स टू बी ई। नाउ बी से मुझे डी मिल जाएगा तो मैं डी इंक्लूड कर देता हूं, डी से मुझे बी इंक्लूड मिल जाएगा तो बी इसमें इंक्लूडेड है और कोई भी नहीं मिल रहा है, दैट मींस बी इज नॉट माय कैंडिडेट की, ठीक है। तो बी का कॉम्बिनेशन मैंने ए से ट्राई किया, बी से ट्राई किया, डी से ट्राई किया, ई से ट्राई किया, इसमें मुझे दो कैंडिडेट की मिल गए, दो कैंडिडेट की मुझे नहीं मिले। अब मैं डी का कॉम्बिनेशन ट्राई करूंगा तो डी कॉम्बिनेशन में ए से ट्राई कर चुका हूं, डी का कॉम्बिनेशन में बी से ट्राई कर चुका हूं, डी का कॉम्बिनेशन में ई सी के साथ ट्राई कर चुका हूं, की मिल चुका है। डी का कॉम्बिनेशन में ई के साथ ट्राई करूंगा तो मैं चेक करूंगा डीई प्लस, सो डीई प्लस इज इक्वल्स टू डी ई, डी से मुझे बी मिल जाएगा तो मैं यहां पर बी इंक्लूड कर दूंगा। नेक्स्ट बी से मुझे डी मिल जाएगा, बी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, एडी इसमें अभी भी नहीं है, सीडी इसमें अभी भी नहीं है, दैट मींस डी प्लस इज इक्वल्स टू डीई बी ओनली, दैट मींस डीई इज नॉट माय कैंडिडेट की। क्लियर है। अब मुझे चार कैंडिडेट की मिल रही हैं, एक तो मुझे मिल रही है एडी, सेकंड मुझे मिल रही है सीडी, थर्ड मुझे मिल रही है एबी, फोर्थ मुझे मिल रही है बीसी। सो दीज ऑल आर कैंडिडेट कीज। यहां पे आपको बोल रहा है फाइंड ऑल कीज, मतलब आपको सुपर कीज भी निकालनी है, ठीक है। तो अब आप इनके कॉम्बिनेशंस को भी आप लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मतलब ए का कॉम्बिनेशन डी के साथ तो एडी, एडी के साथ में और क्या क्या लिखूंगा, मैं बी लिख सकता हूं, एडी, अच्छा एक तो एडी हो गई, ठीक है। एडी के साथ मैंने बी कॉम्बिनेशन लिया, एडी के साथ मैंने सी कॉम्बिनेशन लिया, फिर एडी के साथ मैंने ई का कॉम्बिनेशन लिया, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया बी सी एंड ई के साथ कॉम्बिनेशन मिल गया। अब मैं चेक करूंगा ए बी और उसमें बाद में कॉम्बिनेशन बढ़ाऊंगा तो बी सी, नेक्स्ट वन इज ए डी, फिर बी ई, ये मेरे चार कॉम्बिनेशन में आ गए। अब मैं 5 कॉम्बिनेशन में ट्रैक करूंगा तो ए डी बी सी एंड ई, सो ये मुझे सारे के सारे की मिल रहे हैं जिसमें ए डी मेरा पार्ट ऑफ द की है, ठीक है। फिर आपको चेक करना पड़ेगा सी डी का पार्ट, फिर आपको चेक करना पड़ेगा ए बी का पार्ट, फिर आपको चेक करना पड़ेगा बी सी का पार्ट, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबके सुपरसेट निकालते जाएंगे, मतलब एडी का सुपरसेट मैंने निकाल दिया, नेक्स्ट सीडी के सारे सुपरसेट निकालेंगे, एबी के पूरे सुपरसेट निकालेंगे, बीसी के सारे सुपरसेट निकालेंगे, वो आपके हो जाएंगे सारे के सारे कीज। क्लियर है। अब मुझे सेकंड पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट इसमें दिया था, वो दिया था कि डिटरमाइन वेदर ए बी सी बी सी डी एंड डीई इज एन लॉसलेस और नॉट। मतलब आपको अब 3 रिलेशन दिया है, एक तो दिया है R1, एक तो दिया है आपको R2 और एक दिया है आपको R3, ठीक है। अब आपको चेक करने बोल रहा है कि ये लॉसलेस है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने बताया कि बाइनरी रिलेशनशिप के लिए तो मेरे पास क्या है, एक एल्गोरिथम है कि मैं दोनों का क्या कर रहा हूँ, इंटरसेक्शन निकाल रहा हूँ, वो या तो R1 की या तो R2 की निकलनी चाहिए, ठीक है। अब अगर मेरे पास बाइनरी से ज्यादा रिलेशन है तो मेरे को ये एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा। ये एल्गोरिथम आपको जो दिया है ये नवाते की बुक में दिया हुआ है। क्लियर है। तो इसमें आपको क्या दिया है कि आपको एक डिकम्पोजिशन दिया रहेगा R1 R2 अप टू Rn ऑफ R एंड सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज दी होंगी। जैसे यहाँ पे सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज दिए हैं और यहाँ पर R1 R2 अप टू Rn या R3 तक दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले क्या करना है, एक इनिशियल मैट्रिक्स क्रिएट करना है, ठीक है, विथ 1 रो फॉर ईच रिलेशन। सारे रिलेशन का क्या करना है, मुझे एक एक रो क्रिएट करना है, ठीक है।
और 1 कॉलम फॉर ईच एट्रीब्यूट इन आर, मतलब जितने एट्रीब्यूट्स हैं उनका मुझे क्या करना है, एक वो क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? कॉलम्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहां से हम क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले तो लिखना है कि मेरे पास रिलेशन क्या है। ठीक है, तो मैं रिलेशन देखूं यहां पर, तो रिलेशन मुझे दिया है आर ऑफ ए बी सी डी ई। सो हम लिखते हैं आर ऑफ ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, विथ सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज एफ इज इक्वल टू, और अब इसमें डिपेंडेंसीज देखते हैं क्या क्या दिए हैं। हमें दिए ए डी डिटरमाइन सी, तो यहां लिखते हैं हम ए डी डिटरमाइंस सी। नेक्स्ट वन इज सी डी डिटरमाइंस ए, सी डी determines A. Next one is B determines D, so B determines P. Next one is D determines B, so D determines B and E. क्लियर है? ये मुझे क्या दी हुई है, सारे की सारी डिपेंडेंसीज दी हुई हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इनिशियल मैट्रिक्स क्रिएट कर रहा हूं S। सो S इज इक्वल टू, मैं एक मैट्रिक्स क्रिएट कर रहा हूं और उस मैट्रिक्स में मेरे पास क्या होने चाहिए, सारे के सारे जितने भी डिकम्पोजिशंस हैं। तो डिकम्पोजिशन मैंने क्या लिखा, डिकम्पोजिशन में 3 दिया हुआ था, एक दिया था R1 R2 R3। ठीक है, अब देखें R1 में क्या दिया है, R1 में दिया है ABC। सो R1 इज इक्वल टू मेरे पास क्या था, ABC। R2 में मेरे पास क्या डिकम्पोजिशन दिया हुआ है, एट्रीब्यूट सेट इज BCD। सो ये हो गया आपका B C एंड D। R3 में मेरे पास क्या दिया हुआ है, तो वो दिया है DE, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं DE। ठीक है, सो R1 R2 R3 की मुझे क्या करना है, यहाँ पे रोज क्रिएट करनी है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूं R1 ऑफ A B C। ठीक है, R2 ऑफ B C and D and R3 of D, E। ये हमने क्या किया, जितने भी डिकम्पोजिशन दिए थे R1 R2 R3 इनके मैंने क्या किया, रोज क्रिएट की। और कॉलम मेरे पास क्या रहेंगे, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं। यहाँ पर एट्रीब्यूट मेरे पास कितने थे, 5 एट्रीब्यूट्स थे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा A B C D and E। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? अब हम क्या कर रहे हैं, हम रोज क्रिएट करेंगे। रोज किसकी क्रिएट करेंगे, इसमें जितने भी एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं, ए बी सी दिए हैं, तो वहां पर हम ए की एंट्री करेंगे। ठीक है, तो ए की एंट्री कैसे करेंगे, हमें जो दिया हुआ है इसमें, हमें दिया है ए बी सी, तो यहां पर हम लिखेंगे A1 A2 A3। हाँ, किसी कोई डाउट है? हाँ, A1 A2 A3। ठीक है, 3 हमने क्या किया, ABC में मैंने A1 A2 A3 किया, और D इसमें नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे B14 B15। क्लियर है? B14 मीन्स फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो फिफ्थ कॉलम। जो इसमें नहीं है उसकी हमने क्या की, B की एंट्री की। ठीक है, अब हम फिर से लिखेंगे BCD दिया है, तो B में लिखेंगे हम A2, C में लिखेंगे हम A3, D में हम लिखेंगे A4। ठीक है, A इसमें नहीं दिया है तो हम लिखेंगे B सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, B सेकेंड रो फिफ्थ कॉलम। क्लियर है? फिर हम लिख रहे हैं R3 ऑफ D, I, तो D में हम लिखेंगे A4, E में हम लिखेंगे A5। ठीक है, A B और C की वैल्यू नहीं दिया है तो हम लिखेंगे B31 B32 B33। ठीक है, तो ये हमने बना दिया अभी तक इनिशियल मैट्रिक्स, हमने क्या किया है, क्रिएट किया है। ठीक है, वी नीड टू ड्रॉ फर्स्ट इनिशियल मैट्रिक्स which is S. So in initial matrix every row contains each decomposition
and every column contains each attribute of original relation capital R। ठीक है, फिर आप लिखेंगे कि आफ्टर रियलाइजिंग एवरी एफडी, ठीक है, एक एक एफडी को हम क्या करेंगे, हम रियलाइज करेंगे और हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर जो हमने मैट्रिक्स बनाया है इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, तो हम फिर से लिखेंगे S इज इक्वल टू, और ये हो गया मेरा फिर से मैट्रिक्स, इसमें R1 है, R2 है, R3 है। ठीक है, R3 में मेरे पास D और E है, R2 में मेरे पास B, C एंड D है, R1 में मेरे पास A, B एंड C है। ठीक है, अब यहां पे मैं क्या करूंगा, अगेन A, B, C, D एंड E रखा है मैंने। ठीक है, यहां पे वैल्यू जो थी वो क्या थी मेरी, वो थी A1, A2, A3, B14, B15। ठीक है, यहां पे था मेरे पास B21, A2, A3, A4, B25। फिर हम यहाँ पे देखें तो B31, B32, B33। नेक्स्ट वन इज A4, A5। ठीक है, अब हम देखें मेरे पास जो पहली डिपेंडेंसी है, ठीक है, पहली डिपेंडेंसी मेरी क्या है, मेरी पहली डिपेंडेंसी है AD डिटरमाइन C। ठीक है, तो हम देखेंगे A एंड D का कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहां पर देखें A एंड D दोनों कॉम्बिनेशन में अगर A है, A एंट्री है, तो मैं C में भी क्या करूंगा, A की एंट्री कर दूंगा। यहाँ हम देखें, यहाँ पर है A1, यहाँ पर है B की एंट्री, तो यहाँ A की एंट्री, यहाँ B की एंट्री, मतलब मैं कोई चेंजेस परफॉर्म नहीं करूंगा। फिर यहाँ देखूं मैं, यहाँ पे B की एंट्री है, एक भी अगर B की एंट्री मिली तो मैं चेंजेस परफॉर्म नहीं करूंगा। यहाँ भी मुझे B की एंट्री मिल रही है, मतलब पहली डिपेंडेंसी से मुझे कोई भी मैट्रिक्स में चेंजेस परफॉर्म नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ सेकंड CD डिटरमाइंस A, सो C और D का कॉम्बिनेशन चेक करूंगा, तो यहाँ C में तो मुझे A मिल रहा है, लेकिन D में मेरे को क्या मिल रहा है, B की एंट्री मिल रही है, मतलब इसको भी मैं क्या करूंगा, नहीं लूंगा। फिर यहाँ देखूं मैं कि C में A3 है, D में मेरा A4 है। ठीक है, तो दोनों A की एंट्री है, तो मैं इस B की एंट्री को काट के क्या करूंगा, इसको कर दूंगा मैं A1। ठीक है, CD डिटरमाइंस A, मतलब इन दोनों में अगर A की एंट्री है, ये दोनों में मेरे अगर A की एंट्री है, तो मैं इस A में भी क्या करूंगा, A की एंट्री कर दूंगा, क्योंकि CD जो है A को डिटरमाइन कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर एक भी B की एंट्री मिली, मतलब यहाँ पे मैं चेंजेस परफॉर्म नहीं करूंगा। तो सेकंड फंक्शन डिपेंडेंसी मैंने रियलाइज कर ली। अब थर्ड देख रहा हूं मैं, B डिटरमाइंस D, तो B डिटरमाइंस D में देखें तो यहाँ पर B में अगर A है, तो मैं D में भी क्या करूंगा, A की एंट्री कर दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा A4। यहाँ पे हम देखें A2 की एंट्री है, तो D में ऑलरेडी मेरी A की एंट्री है, यहाँ पर B की एंट्री है, कुछ चेंजेस परफॉर्म नहीं होंगे। तो थर्ड भी मैंने क्या किया, रियलाइज कर लिया। फिर मैं देखूं D डिटरमाइंस BE, सो D डिटरमाइंस B, मतलब D जो है अब वो B और E को डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर A की एंट्री है, तो मैं B में भी A की एंट्री कर दूंगा, ये ऑलरेडी है, E में भी A की एंट्री कर दूंगा, इसको मैं कर दूंगा A5। क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पर भी A4 है, तो B में तो ऑलरेडी मेरा A है, D में भी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कर दूंगा A5। ठीक है, फिर यहाँ पे देखें D में A की एंट्री है, तो B में भी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कर दूंगा A2, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा A5। क्लियर है। तो ये सारे के सारे फंक्शन डिपेंडेंसीज मैंने ले ली। सारे के सारे फंक्शन डिपेंडेंसी के बाद मेरा जो मैट्रिक्स आ रहा है वो आ रहा है ये। ठीक है, नाउ द डिकम्पोजिशन इज अ लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन इफ इट कंटेन्स एटलीस्ट वन रो which contains all A entries. ठीक है, so it should contain at least one row with all A entries. तो हम देखें मेरी जो पहली रो मिल रही है इसमें सारे की सारी A एंट्री है, मेरी जो सेकंड रो मिल रही है वो भी मेरी की सारी क्या है, A एंट्री है। थर्ड रो मुझे नहीं मिल रही है एंट्री, लेकिन एटलीस्ट एक भी रो अगर मुझे मिल रही है, या तो फर्स्ट या तो सेकंड, तो मतलब ये मेरा क्या है, ये मेरा लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन है।
क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। क्वेश्चन समझ सब दिख रहा है क्वेश्चन में? तो आपको जितने भी डिकम्पोजिशन में जितने भी रिलेशन दिया है, R1 दिया है, R2 दिया है, R3 दिया है, ठीक है, उनको आपको क्या करना है, उनको सबसे पहले तो आपको बनाना है रोज, ठीक है। कॉलम में आप क्या करेंगे, जितने भी आपके एट्रीब्यूट्स हैं उनको कॉलम में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें जो भी एट्रीब्यूट्स हैं उनकी आप क्या करेंगे, ए एंट्री करेंगे, जो नहीं दिया है इसमें उनकी बी एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर एबीसी दिया है तो एबीसी में एंट्री, डी नहीं दिया तो डी में बी एंट्री, बीसीडी दिया है तो बीसीडी में ए एंट्री, ए और ई नहीं दिया है तो उसमें बी एंट्री, डीई में मेरा A4 A5 लिखा है मैंने और बाकी सब मेरी बी एंट्री, ठीक है। तो ये मेरा बन गया इनिशियल मैट्रिक्स। उसके बाद एक एक फंक्शन डिपेंडेंसी को मैं रियलाइज करूंगा और चेंज करूंगा कि एडी अगर दिया है, ए और डी दोनों में अगर एक का कॉम्बिनेशन दिया है तो मैं क्या करूंगा, सी में भी एक कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप क्या करेंगे, पूरा इसको चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद आप क्या लिखेंगे कि the decomposition is a lossless joint decomposition if it contains at least one row which contains all A entries, ठीक है। यहाँ पे हम देखें जो हमारा जो ये जो एल्गोरिथम है इसमें देखिए आखिरी में दिया हुआ है, if a row is made up entirely of A symbols then the decomposition has no non additive joint property otherwise it does not, ठीक है। अगर एक भी मुझे मिल जा रही है रो जिसमें सारे के सारे ए एंट्रीज हैं, दैट मींस वो मेरा लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन है, अदरवाइज वो मेरा क्या है, लॉसी डिकम्पोजिशन है। क्लियर है? अब ये अगर आपको CSE2 एग्जाम में ऐसा पूछता है तो ऐसा पूरा आपको प्रोसीजर वाइज प्रोसीजर बताना है, ठीक है। अगर आपको गेट के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या करेंगे, इसको मिटाऊं मैं, ठीक है। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने क्वेश्चन लिया था, हमने लिया था R1 ऑफ ए बी सी एंड डी, ठीक है। R1 ऑफ ए बी सी डी दिया है, सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज दिया है मुझे, ए डिटरमाइंस बी, सी डिटरमाइंस डी, ठीक है। दो ही फंक्शन डिपेंडेंसीज दिया है। अब बोलता है कि R1 ऑफ A, B, R2 of C, D, check whether it is lossless or not। तो ये तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं R1 इंटरसेक्शन R2 से, ठीक है। R1 इंटरसेक्शन R2 आपको जो मिल रहा है वो मिल रहा है 5, ठीक है। मतलब एक भी एट्रीब्यूट कॉमन नहीं है, नहीं है मतलब ये मेरा क्या हो गया है, ये मेरा हो गया है लॉसी डिकम्पोजिशन, ठीक है। अगर बोलता है R1 ऑफ ए बी, R2 ऑफ सी डी एंड R3 ऑफ ए सी, चेक वेदर इट इज लॉसलेस और नॉट। तो अब ये वाला मेथड काम नहीं करेगा। आपको क्या करना है, सीधा एक मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। मैट्रिक्स में आपको ए बी सी एंड डी लिखना है। यहां पे लिखना है आपको R1 ऑफ ए बी, यहां लिखना है आपको R2 ऑफ सी डी, यहां पे लिखना है आपको R3 ऑफ ए सी, ठीक है। अब यहाँ पर ए और बी में दिया है तो इसमें ए की एंट्री कर देंगे, सी डी नहीं दिया है तो आप बी की एंट्री कर देंगे, ठीक है। अब आप वहां कॉम्पिटिटिव एग्जाम में A1 A2 B13 B14 करने की नीड नहीं है, डायरेक्टली आप ए एंड बी करके काम चला सकते हैं क्योंकि आपको शॉर्टकट जल्दी जल्दी बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सी डी दिया है तो आप यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे सी एंड डी में ए लिखिए और यहाँ पर आप क्या कीजिए, बी लिखिए। यहाँ पर ए एंड सी में क्या होगी, ए की एंट्री आएगी, बी एंड डी में बी की एंट्री आएगी, ठीक है। ये बन गया आपको इनिशियल मैट्रिक्स। उसके बाद आप क्या करेंगे, इनको चेंज करेंगे। तो आपको दिया है ए डिटरमाइंस बी, ठीक है। तो यहाँ पर ए में एक एंट्री है तो हम क्या करेंगे, बी में भी एक एंट्री कर देंगे, ऑलरेडी है। यहाँ पे हम देखें बी की एंट्री है, नहीं करना पड़ेगा। यहाँ एक एंट्री तो मैं क्या करूंगा, इसको काट के इसको ए की एंट्री कर दूंगा, ठीक है। फिर हम देखें सी डिटरमाइंस डी दिया है तो सी में अगर ए की एंट्री है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक एंट्री तो यहाँ ए ऑलरेडी है, यहाँ पे एंट्री है तो उसको क्या करूंगा, मैं ए कर दूंगा। अगेन I am getting one row which is full of A entries. The decomposition is an lossless joint decomposition. क्लियर है? तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स बनाएंगे और ए और बी बी, ए एंड बी की कॉम्बिनेशन से आप क्या करेंगे, उन मैट्रिक्स को फिल करेंगे
और फिर उन डिपेंडेंसीज के थ्रू क्या करेंगे, उनको आप रियलाइज करके मैट्रिक्स को चेंज करेंगे। मैट्रिक्स को चेंज करके आप देखेंगे कि अगर एक भी रो मुझे फुल ऑफ ए एंट्रीज मिल रही है, दैट मीन्स वो लॉसलेस है, अदरवाइज वो लॉसी है। क्लियर है, हो जाएगा। और इसमें भी देखेंगे तो जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में ए एंट्रीज उसी में मिलेगी जिसमें आपकी की प्रिजर्व हो रही है। ठीक है, इस पर्टिकुलर रिलेशन की की जो थी वो क्या थी, की जो थी मेरी वो एसी थी। ठीक है, तो आप देखेंगे तो उसी में आपका क्या हो रहा है, प्रिजर्व हो रहा है। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी अगर हम देखें, ये वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो मेरा डीई छोड़कर बाकी दोनों में प्रिजर्व हो रहा था। एबीसी और बीसीडी में मेरी क्या हो रही थी, ए एंट्रीज मिल रही थी। ठीक है, तो इनकी की अगर आप देखें तो की आप देखिए, ए बी की मिल रही है तो ए बी इसमें प्रिजर्व हो रही है, बीसी की मिली, बीसी भी इसमें प्रिजर्व है, इसमें भी प्रिजर्व है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें सीडी, तो सीडी इसमें प्रिजर्व है, तो बीसी और सीडी इसमें है, ए बी और बीसी इसमें है। तो जिसमें भी की मिल रही है उसी में आपको क्या मिलेगा, फुल ऑफ ए एंट्रीज मिलेगी। डी में मेरी की प्रिजर्व नहीं थी, डी मेरी की है ही नहीं, तो इसमें मेरी ए एंट्रीज नहीं मिलेगी। क्लियर है। तो लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन वाले ये देखिए क्वेश्चन मैंने बना दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं, एक क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई BCNF इज कंसीडर्ड एज स्ट्रॉन्गर नॉर्मल फॉर्म ऑफ 3NF। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई BCNF इज एन स्ट्रॉन्गर नॉर्मल फॉर्म ऑफ 3NF। एग्जाम में 3NF और BCNF से रिलेटेड एक क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। या तो ऐसा पूछेगा कि व्हाई BCNF इज कंसीडर्ड एज स्ट्रॉन्गर नॉर्मल फॉर्म 3NF, या पूछेगा एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन 3NF एंड BCNF। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में करने पड़ेंगे। ठीक है, so BCNF is considered as a stronger normal form of 3NF because 3NF relation still have insertion, deletion and update anomalies, but BCNF relation doesn't have any insertion, deletion and update anomalies। ठीक है, तो 3NF रिलेशन में मेरे पास क्या है, इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेट एनोमलीज हैं, लेकिन BCNF में मेरे पास कोई भी एनोमली नहीं है। ठीक है, and in BCNF every dependency is on the candidate key or super key, which is our goals of normalization, and in 3NF it is not required that every dependency is on the super key or candidate key। ठीक है, so BCNF ने एक कंडीशन और आपको क्या कर दी, स्ट्रॉन्गर कर दी है कि आपका जो डिटर्मिनेंट है वो आपका सुपर की या कैंडिडेट की होना ही चाहिए। जबकि 3NF में ये क्या था, ये वीकर नॉर्मल फॉर्म था, क्योंकि उसमें दो कंडीशन थी, या तो आपका जो डिपेंडेंसी वो कैंडिडेट की पे होनी चाहिए, या तो आपकी जो डिपेंडेंसी है वो आपकी जो आपका जो राइट हैंड साइड है वो आपका नॉन प्राइम प्राइम एट्रीब्यूट भी हो सकता है। ठीक है, तो 3NF जो है वो वीकर नॉर्मल फॉर्म है BCNF का, जबकि BCNF को बोलते हैं स्ट्रॉन्गर नॉर्मल फॉर्म ऑफ 3NF। ठीक है, अब यहां पे हम देख रहे हैं कि इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेट एनोमली कंटेन कर रहा है कौन, 3NF। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि मेरे पास एक रिलेशन है, रिलेशन का नाम है स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स, जिसमें 3 एट्रीब्यूट्स हैं, स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी एंड टीचर आईडी। ठीक है, और इसमें एक इंस्टेंस दिया है जिसमें मेरे पास टोटल 4 रोज हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं देखूं तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंस से मुझे जो डिपेंडेंसीज मिल रही हैं वो क्या मिल रही हैं, स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी डिटरमाइंस टीचर आईडी। अगर मैं इन दोनों कॉम्बिनेशन ट्राई करूं तो S1C1, S1C2, S2C1, S2C2 सारा का सारा कॉम्बिनेशन यूनिक है, मतलब इन दोनों कॉम्बिनेशन मेरा टीचर आईडी को डिटरमाइन करेगा। ठीक है, अब मैं देखूं कि टीचर आईडी अलोन कैन डिटरमाइन CID, तो टीचर आईडी में मेरा जो T2 और T2 रिपीट कर रहा है, तो यहाँ C2 एंड C2 भी रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये भी डिपेंडेंसी मेरी है, इसके अलावा और कोई भी डिपेंडेंसी इसमें नहीं आ रही। ठीक है, दैट मीन्स ये एक रियल लाइफ सिनेरियो है, जब आपको क्या करना पड़ता है कि आपको अभी तक जो सिलेबस में आप पढ़ रहे हैं, आप 5 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो 5 एंड 5 आर मैंडेटरी सब्जेक्ट्स। ठीक है, कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको अभी तक नहीं मिला हुआ है, जबकि आपके सीनियर जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट मैं क्या करूं, पढ़ूंगा। ठीक है, आउट ऑफ 5 आपका एक ऑप्शनल है, तो बाकी 4 आपके क्या हो जाएंगे, मैंडेटरी हो जाएंगे। तो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स तो आपको पढ़ने ही है, ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन से हैं आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वही दिया हुआ है कि अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट में ऑप्शनल कोर्स अगर किसी स्टूडेंट को ऑप्ट किए जाते हैं तो
टीचर ने पहले से बता दिया है कि मैं कौन कौन से कोर्सेज पढ़ा सकता हूं। तो टीचर T1 बोलता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ C1 पढ़ाऊंगा, T2 बोलता है कि मैं C2 पढ़ाऊंगा, T3 बोलता है कि मैं भी C1 पढ़ाऊंगा। मतलब इस कोर्स को पढ़ाने वाले मेरे पास दो टीचर हैं, एक T1 है और एक T3 है। लेकिन कोर्स C2 को पढ़ाने के लिए मेरे पास एक ही टीचर है, वो है मेरे पास T2। ठीक है, दैट मीन्स टीचर आईडी कैन डिटरमाइन कोर्स आईडी and student ID along with course ID will determine teacher ID. That means student अगर C1 कोर्स को लेता है तो उसको T1 भी मिल सकता है, T3 भी मिल सकता है। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट अगर C2 कोर्स को लेता है तो उसको T2 टीचर ही मिलेगा। ठीक है, तो ये दो डिपेंडेंसीज मुझे क्या मिल रही हैं। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर रिलेशन में मैं देखूं कि मेरे पास कोई अनोमलीज हैं क्या। ठीक है, कोई इंसर्शन, डिलीशन या अपडेट एनोमलीज हैं कि नहीं है। ठीक है, अब अगर इस पर्टिकुलर रिलेशन की अगर मैं कैंडिडेट कीज निकालूं तो मुझे दो कैंडिडेट कीज मिलेंगी। एक तो मुझे मिलेगा स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स आईडी, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स आईडी। दूसरा मुझे मिलेगा कॉम्बिनेशन ऑफ स्टूडेंट आईडी एंड टीचर आईडी। ठीक है, मतलब इसमें मैं अगर एसआईडी कर दूं ऑगमेंटेशन तो एसआईडी टीआईडी मिलेगा। तो एसआईडी टीआईडी का क्लोजर निकालूंगा तो एसआईडी टीआईडी के साथ कोर्स आईडी मिल जाएगा। मतलब ये दो मेरे पास क्या है, कैंडिडेट कीज हैं। ठीक है, अगर ये दो कैंडिडेट कीज हैं तो मैं किसी एक को बनाता हूं प्राइमरी की। ठीक है, सपोज मैं बनाता हूं इसको प्राइमरी की। ठीक है, तो मेरा स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी क्या है, प्राइमरी की है। मतलब इन दोनों कॉम्बिनेशन मेरा क्या आएगा, अब रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर अब मैं फिर से इसमें रोज इंसर्ट करूं कि मेरा कोई एक स्टूडेंट ज्वाइन करता है और वो कोर्स C1 लेता है तो उसको T1 या T3 दो टीचर में से कोई एक टीचर पढ़ाएगा। लेकिन अगर मैं कोई नया टीचर ऐड करता हूं कि टीचर T4 हु कैन टीच S2, तो मैं इसको इंसर्ट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे यहां पे डालना पड़ेगा नल वैल्यू। सो आई कैन नॉट इंसर्ट अ टीचर विदाउट अ स्टूडेंट। अगेन द रिलेशन हैव इंसर्शन एनोमली। क्यों? क्योंकि इसमें मैं नल नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता? क्योंकि इसकी प्राइमरी की अगर मैंने इसको बनाई तो भी इसमें एसआईडी, अगर इसको बनाई तो भी एसआईडी उसमें है। ठीक है, एंड पार्ट ऑफ प्राइमरी की जो एट्रीब्यूट जो प्राइमरी की में है उसमें मैं नल इंसर्ट कर ही नहीं सकता। चाहे मैं एसआईडी बोलूं चाहे मैं कोर्स आईडी बोलूं, दोनों के दोनों एट्रीब्यूट में मैं नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकता। दैट मींस आई कैन नॉट इंसर्ट अ टीचर विदाउट अ स्टूडेंट। ठीक है, सो इसमें मेरी इंसर्शन एनोमली है। डिलीशन एनोमली अगर मैं देखूं तो अगर मैं किसी स्टूडेंट को डिलीट करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं S1 को डिलीट किया, ठीक है, तो ये टीचर T1 की इंफॉर्मेशन मेरी क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। क्योंकि ये T1 जो है वो सिर्फ इसी स्टूडेंट को पढ़ा रहा था। तो अगर ये पर्टिकुलर स्टूडेंट अगर छोड़ के जा रहा है तो टीचर भी मेरा क्या जा रहा है, डेटाबेस से चला जा रहा है। सो डिलीशन एनोमली भी है, अपडेट एनोमली भी है। सपोज ये T2 टीचर जो है ये अगर C2 छोड़कर C4 में पढ़ाना चाहता है तो जहां जहां T2 की रो है मुझे हर जगह क्या करना पड़ेगा, C4 करना पड़ेगा। मतलब मल्टीपल रोज को मुझे क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। दैट मीन्स this relation still have insertion, deletion and update anomalies. Clear है? So this relation is not in third normal form because this relation is in 3NF because there is no transitive dependencies exist in the relation or there are no non-prime attributes present in the relation. ठीक है, एक भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, सारे के सारे क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट हैं, एसआईडी, कोर्स आईडी एंड टीचर आईडी। ठीक है, so the relation is not in BCNF because teacher ID determines course ID violate the BCNF property where left hand side or determinant is not the candidate key or super key of this relation. ठीक है, and the relation still have insertion, deletion and update anomalies. अब मैं क्या करता हूं, इसको डिकम्पोज करता हूं किसमें, BCNF में। तो BCNF में डिकम्पोज करने के लिए मैं क्या करूंगा, BCNF डिकम्पोजिशन में मेरा प्रॉब्लम किसमें था, प्रॉब्लम मेरा इसमें था टीचर आईडी डिटरमाइंस कोर्स आईडी। तो मैं एक रिलेशन तो क्रिएट करूंगा R1 ऑफ TID कोर्स आईडी। ठीक है, दूसरा कौन सा क्रिएट करूंगा मैं, R2 कौन सा क्रिएट करूंगा मैं, R minus 5, R minus 5 means R minus CID, R minus CID is SID and TID.
क्लियर है? R माइनस CID मीन्स SID एंड TID, तो SID TID वाला एक रिलेशन क्रिएट हो रहा है, देखिए, ठीक है, एंड CID एंड TID वाला एक रिलेशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको दो रिलेशन में डिवाइड किया, एक तो स्टूडेंट और एक टीचर, ठीक है। और इसकी जो रोज हैं SID CID, इनकी रोज को मैंने यहां रखा है। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ है, देखिए, SID TID, हाँ नहीं सही तो है, SID CID नहीं रखेंगे हम, SID TID एंड SID TID एंड CID, ठीक है। प्रॉब्लम जो था उसमें था TID डिटरमाइन CID में, तो एक हमने क्रिएट किया, एक हमने क्रिएट किया TID डिटरमाइन CID, तो CID माइनस करूंगा तो TID एंड SID वाला मुझे मिलेगा, ठीक है। तो ये दो रिलेशन मेरे क्या हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं। अब अगर मैं इन दोनों रिलेशन को मैं क्या करूं, नेचुरल जॉइन परफॉर्म करूं, तो मुझे ओरिजिनल रिलेशन क्या होना चाहिए, मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो पहले देखते हैं ये रिलेशंस कैसे क्रिएट किए। तो SID एंड TID कॉम्बिनेशन S1 T1 S1 T2 S2 T3 S2 T2, ये हमने यहां रखा। टीचर में हम रखेंगे तो टीचर डिटरमाइंस CID, तो T1 C1 T2 C2 T3 C1 T2 C2 की जो सेकंड रो थी उसको मैं हटा दूंगा, क्योंकि ये मेरी क्या है, कैंडिडेट की है। और अगर रिलेशन में एक ही कैंडिडेट की है तो वही मेरी प्राइमरी की होती है, तो मतलब प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज, तो यहाँ पे मैं T2 C2 की सेकंड रो में नहीं रखूंगा, ठीक है। तो ये दो रिलेशंस मेरे क्रिएट हो रहे हैं, जिसमें इसमें जो की है वो TID है, और इसमें जो है कॉम्बिनेशन ऑफ SID एंड TID मेरी क्या है, की है, ठीक है। क्योंकि S1 भी रिपीट कर रहा है, T2 भी रिपीट कर रहा है, लेकिन दोनों कॉम्बिनेशन मेरा रिपीट नहीं करेगा, क्लियर है। अब इन दोनों को अगर मैं नेचुरल ज्वाइन करूं तो मुझे यही रिलेशन मिलेगा, करके देख लेते हैं। तो T1 T1 से मैच करेगा, ठीक है, तो ये आएगा S1 T1 C1 S1 T1 C1, पहली रो मिल रही मुझे। अब ये T1 जो है और किसी T2 और T3 से मैच नहीं कर रहा है, पहला रो हो गया बाकी। अब T2 का मैच कर रहा हूं मैं, तो T1 से मैच नहीं कर रहा है, T2 से मैच कर रहा है, तो T2 T2 मैच किया तो आया S1 T2 C2 S1 T2 C2, सेकेंड रो मिल गई मुझे, ठीक है। उसके बाद मैं देख रहा हूं T3 से मैच करेगा, तो आएगा S2 T3 C1 S2 T3 C1, ये वो मिल गई मुझे। फिर T3 और किसी से मैच नहीं करेगा, T2 से मैच करेगा, तो मुझे मिल रहा है S2 T2 C2 S2 T2 C2, यही रो मुझे मिल रही है। मतलब इन दोनों का नेचुरल ज्वाइन कर रहा हूं तो मुझे ये रिलेशन मिल रहा है, दैट मींस ये मेरा लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन है, ठीक है। अब अगर सपोज करो कि मैंने टीचर आईडी डिटरमाइन CID को एक रिलेशन क्रिएट किया और SID एंड CID को दूसरा रिलेशन क्रिएट किया स्टूडेंट में, ठीक है। ये भी एक माइंड में डाउट आता है कि हम SID CID कॉम्बिनेशन क्यों नहीं ले सकते, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों कॉम्बिनेशन लेता हूं और इन दोनों का अगर मैं ज्वाइन परफॉर्म करता हूं तो मुझे ओरिजिनल रिलेशन मिलना चाहिए, कौन सा, ये स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स। तो अगर हम देखें ज्वाइन करके, तो अब दोनों के बीच में जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो है CID, तो अगर हम ज्वाइन करते हैं CID तो C1 C1 मैच किया तो आएगा S1 C1 T1 S1 C1 T1, पहली रो मिल गई मुझे। फिर C1 C1 से मैच करेगा तो आएगा S1 C1 T3, तो यहाँ पे आएगा S1 C1 T3, ठीक है। तो S1 C1 T3 की रो पहले से है क्या, नहीं है, तो हमने यहाँ पे क्या की, एक रो एक्स्ट्रा ऐड की। फिर C2 को C2 से मैच किया तो आएगा S1 C2 T2 S1 C2 T2, सेकेंड रो मिल गई। फिर ये C1 C1 से मैच करेगा तो S2 C1 T1 S2 C1 T1, ये भी रो नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पे मैं ऐड करूंगा S1 C1 T1, ठीक है। अब मैं ले रहा हूं S1 C1 C1 मैच कर रहा है तो S1 C1 T3 S1 C1 T3, ये वाली रो भी आ गई। फिर C2 C2 मैच करेगा तो S2 C2 T2 S2 C2 T2, तो टोटल मेरे पास अब 6 रोस आ रही हैं, जिसमें 2 एक्स्ट्रा टुपल्स आ रही हैं। इन एक्स्ट्रा टुपल्स को हम बोलते हैं स्पूरियस टपल्स, या हम बोलते हैं इनको डैंगलिंग टपल्स, ठीक है, स्पूरियस टपल्स और डैंगलिंग टपल्स। एंड दिस स्पूरियस टपल्स कॉजेज लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन अब मेरी लॉस हो गई। इंफॉर्मेशन क्या लॉस हो गई कि S1 जो C1 कोर्स पहले T1 से पढ़ रहा था,
अब S1 C1 कोर्स T3 से भी पढ़ रहा है, जो इन्फॉर्मेशन ओरिजिनल रिलेशन में नहीं थी। अगर इन दोनों रिलेशन में मैं डिवाइड कर रहा हूं तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ रही है। इस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से मेरी क्या हो रही है, स्पूरियस टपल्स जनरेट हो रही हैं, और स्पूरियस टपल्स जनरेट हो रही है मतलब ये मेरा क्या है, इन्फॉर्मेशन लॉस हो जा रहा है। ये मेरा क्या है, लॉसी डिकम्पोजिशन है। क्लियर? वैसे भी अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते तो आपको मिलता CID, एंड CID इज नॉट द कैंडिडेट की ऑफ आइदर दिस रिलेशन और दिस रिलेशन। इसका कॉम्बिनेशन ऑफ S1 SID CID आपका क्या था, की था, और इसका जो की था अभी भी CID ही था, सॉरी TID था, CID था ही नहीं। क्लियर है? तो ये मुझे मिल रहा है स्पूरियस टपल्स जनरेट हो रही हैं किसमें, इस पर्टिकुलर डिकम्पोजिशन में। क्लियर? नाउ रिलेशन इन BCNF डू नॉट हैव एनी इंसर्शन डिलीशन एंड अपडेट एनॉमलीज, क्योंकि अब इसमें मैं कोई अपडेट एनॉमलीज नहीं है। इसमें जो की है ये है, इसमें जो की है दोनों कॉम्बिनेशन है, मतलब इनका कॉम्बिनेशन में ही मैं इसमें रो सेट करूंगा। इसमें मैं क्या करूंगा, T1 T2 T3 एक टीचर की एक ही रो रहेगी, एक से ज्यादा रो नहीं रह सकती। तो रिडंडेंसी भी नहीं है और इंसर्ट डिलीशन अपडेट एनॉमलीज भी नहीं है। सो 3NF है मेरे पास, न तो रिडंडेंसी है नहीं इंसर्शन डिलीशन अपडेट एनॉमलीज है। वेयर एज 3NF है मेरे पास क्या, रिडंडेंसीज भी थी। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पर डेटा रिडंडेंसी थी, C2 आपका 2 बार स्टोर हो रहा है तो रिडंडेंसी थी, एंड इंसर्शन डिलीशन अपडेट एनॉमलीज भी थी यहाँ पर। क्लियर? सो अगर हम देखें 3NF और BCNF के डिफरेंस में अगर हम देखें तो पहला तो हमारा था ये डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन हमने लिखा था कि फॉर एवरी नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी X डिटरमाइंस A होल्ड्स इन R, आइदर X इज इन सुपर की ऑफ R और A इज इन प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ R। Whereas BCNF में क्या था कि whenever a non-trivial function dependency X determines A holds in R, then X is in super key of R। सेकेंड कंडीशन जो थी वो इसमें नहीं थी। सेकेंड देखें कि if the relation do not contain any non-prime attribute, अगर एक भी non-prime attribute नहीं है that means relation मेरा 3NF में है। लेकिन अगर कोई भी non-prime attribute नहीं है तो मैं ये बोल नहीं सकता कि वो BCNF में है। ठीक है, वो हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि R ऑफ ABC विथ AB डिटरमाइंस C एंड C डिटरमाइंस B, तो इसमें मेरे क्या थे, की जो थी वो की थी मेरी AB एंड AC। ठीक है, तो ABC सब प्राइम एट्रीब्यूट हो गए, एक भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है। तो एक भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है तो ये मेरा क्या है, BCNF में है कि नहीं है मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि ये BCNF में नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि R ऑफ ABCD, ठीक है, कैपिटल R ऑफ ABC एंड A डिटरमाइंस B, B डिटरमाइंस C, C डिटरमाइंस A। ठीक है, अगर ये दिया है तो ये मेरा क्या है, इसमें हम फिर से अगर हम की निकालें तो की मुझे मिल रहा है A B एंड C, सारे के सारे एट्रीब्यूट की मिल रहे हैं। A भी की है, B भी की है, C भी की है। अगर मैं A प्लस निकाल रहा हूं तो भी सारे एट्रीब्यूट मिल रहे हैं, B प्लस निकाल रहा हूं तो भी सारे एट्रीब्यूट मिल रहे हैं, C प्लस निकाल रहा हूं तो भी सारे एट्रीब्यूट मिल रहे हैं। ठीक है, दैट मींस एक भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, ये मेरा रिलेशन BCNF में है। ठीक है, तो अगर एक भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं मिल रहा है तो BCNF में हो भी सकता है, BCNF में नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो हो सकता है वाला एग्जांपल ही बता दिया, नहीं हो सकता वाला एग्जांपल ही मैंने आप लोगों को बता दिया। लेकिन अगर एक भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है तो रिलेशन मेरा 3NF में है, ये मेरा गारंटीड हो चुका है। क्लियर है? थर्ड डिफरेंस इज 3NF इज कंसिडर्ड एज वीकर नॉर्मल फॉर्म ऑफ BCNF, whereas BCNF is considered as stronger normal form of 3NF. Fourth one is relation in 3NF have redundancies due to function dependencies. तो function dependencies से जो redundancies आ रही हैं वो 3NF में अभी भी हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर वैल्यूज जो है रिपीट कर रही थी, C2 T2 अभी भी रिपीट कर रहा है। ठीक है, बट relations in BCNF do not have redundancies due to function dependencies. Function dependencies से related उसमें कोई भी redundancies नहीं होगी। अब जो redundancies वो आएंगी मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज से और जॉइंट डिपेंडेंसीज से। ठीक है, लेकिन फंक्शन डिपेंडेंसीज से उसमें कोई भी redundancies नहीं है। फिफ्थ, it is always possible to find a dependency preserving decomposition into 3NF, but
it sometimes it may possible or it may not be possible to find a dependency preserving decomposition into BCNF. ये हमने देख लिया था, जिसमें ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल था, इसको अगर मैं कन्वर्ट कर पा रहा था BCNF में, तो इसमें C डिटरमाइंस B तो प्रिजर्व हो रहा था, लेकिन AB डिटरमाइंस C प्रिजर्व नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ये मेरा प्रिजर्व कर भी सकता है, ये नहीं भी कर सकता है। नेक्स्ट वन इज CNF relation still have insertion, deletion and update anomalies, whereas BCNF relation do not have insertion, deletion and update anomalies. ये भी हमने अभी देख लिया है। लास्ट देखते हैं कि CNF relation can have non-key attributes as determinants. ठीक है, तो non-key attributes as determinants हो सकते हैं, मतलब देखिए C मेरा क्या है, non-key attribute है, part of the key है, prime attribute है, लेकिन C जो है वो non-key attribute है। ठीक है, की नहीं है, तो की नहीं है मतलब C डिटरमाइंस B, ये आपका क्या है 3NF में प्रिजर्व कर रहा है, लेकिन BCNF में ये कंडीशन मेरी नहीं होगी। BCNF में मेरे पास जो डिटरमिनेंट्स हैं वो मेरे क्या होने चाहिए, की ही होने चाहिए, वो नॉन की मैं नहीं रख सकता। क्लियर? तो ये मेरा हो गया BCNF 3NF में डिफरेंस। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देता है, ये नवाते ग्रुप में 2 क्वेश्चन दिया है, एक मैं बना रहा हूं, एक आप लोग बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन दिया है कि अ रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन दिया है ABCD EFGH IJ, सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज दिया है F इज इक्वल टू AB डिटरमाइंस C, B डिटरमाइंस EF, A डिटरमाइंस GH, A डिटरमाइंस I, H डिटरमाइंस J। व्हाट इज द की फॉर R? की क्या है पहले तो वो निकालना है। फिर बोल रहा है डिकम्पोज R इनटू 2NF देन 3NF रिलेशंस, मतलब पहले 2NF में डिकम्पोज करना है, फिर 3NF में डिकम्पोज करना है। ठीक है, तो की निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा सुपर की। सुपर की इज द अल्टीमेट सुपर की, जिसमें सारे एट्रीब्यूट हैं। एसेंशियल एट्रीब्यूट्स में निकालूं तो जो राइट हैंड साइड है वो हटाऊंगा, तो C हटेगा, EF हटेगा, GH हटेगा, I हटेगा और J हटेगा, तो बचेगा A B एंड D। तो ये मुझे मिल रहे हैं एसेंशियल एट्रीब्यूट्स। अब मैं चेक करूंगा कि ये मेरी की है कि नहीं, तो मैं निकालूंगा ABD प्लस में देखूंगा तो सारे के सारे एट्रीब्यूट मिल रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ निकाल के देखता हूँ ABD प्लस इज इक्वल टू ABD। AB से मुझे C मिल जा रहा है, BD से मुझे EF मिल जा रहा है, ये भी इंक्लूड कर दिया मैंने। ठीक है, AD से GH मिल जा रहा है, A एंड D दोनों है, तो यहाँ पे G और H भी इंक्लूड कर दूंगा मैं। फिर A से I मिल जा रहा है, तो A से I मतलब A डिटरमाइंस I, A इसमें है तो यहाँ पे मैं I इंक्लूड कर दूंगा। H डिटरमाइंस J, H इसमें है तो मैं J भी इंक्लूड कर दूंगा। तो मुझसे सारे के सारे एट्रीब्यूट मिल जा रहे हैं, मतलब ABD इज द ओनली कैंडिडेट की ऑफ दिस रिलेशन। क्लियर है? तो कैंडिडेट की अगर पूछता है तो ABD है, सुपर की अगर पूछता है तो आप ABD के सारे कॉम्बिनेशन आपको निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो ABD, ABCD, ABDE, ABG सारे के सारे कॉम्बिनेशन आपको की में लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं 2NF में डिकम्पोज करना है इसको। ठीक है, 2NF में डिकम्पोज क्यों करना है, क्योंकि ABD की है और यहाँ पे मुझे पार्शियल डिपेंडेंसीज दिख रही हैं। ठीक है, ये 4 पार्शियल डिपेंडेंसीज मुझे दिख रही हैं, और पार्शियल डिपेंडेंसीज कौन सी हैं वो उसको निकालना पड़ेगा। उसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा पहले तो F प्लस। ठीक है, तो F प्लस में निकाल रहा हूं, तो AB डिटरमाइंस C दिया था और A डिटरमाइंस I भी इसमें दिया है। देखिए A डिटरमाइंस I भी दिया है, तो AB डिटरमाइंस I भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं क्या करूंगा, पहले तो F प्लस निकालूंगा। F प्लस मुझे पार्शियल डिपेंडेंसीज मिलेंगी, A डिटरमाइंस I, AB डिटरमाइंस CI, B डिटरमाइंस EF एंड A डिटरमाइंस GH IJ। ठीक है, F प्लस में मुझे सारे के सारे, मैंने पहले तो डिटरमिनेंट्स के क्लोजर निकाले और उससे मुझे पार्शियल डिपेंडेंसीज आइडेंटिफाई की, तो ये मुझे पार्शियल डिपेंडेंसीज मिल रही हैं। अब एक एक पार्शियल डिपेंडेंसीज लूंगा, A डिटरमाइंस I, AB डिटरमाइंस C, B डिटरमाइंस EF, A डिटरमाइंस GH J। तो यहाँ देखूं A डिटरमाइंस I कर रहा हूँ तो AI हो गया, यहाँ पे I हट जाएगा। फिर मैं देखूंगा AB डिटरमाइंस C, तो ABC इधर हो जाएगा, C हट जाएगा इसमें से। BD डिटरमाइंस EF, तो BD EF को इधर रखूंगा मैं, और EF काट के ABD GH J यहाँ रखूंगा, और फिर लिखूंगा AD डिटरमाइंस GH J, तो AD GH J यहाँ हो जाएगा, और बाकी जो बचेगा वो मिलेगा यहाँ पर। तो अगर इसमें की देखूं तो यहाँ पर की A है, यहाँ पे की AB है, यहाँ पर मेरा BD कॉम्बिनेशन की है, यहाँ AD का कॉम्बिनेशन की है, और यहाँ पर ABD का कॉम्बिनेशन की है। सो R1 ऑफ AI, R2 ऑफ ABC, R3 ऑफ BD EF, R4 ऑफ AD GH J
and R5 of ABD is the required 2NF decomposition of R. तो पहले 2NF में डिकम्पोज करने का था तो 2NF निकाला हमने पहले। अब हमने देखा कि ये जो डिकम्पोजिशन है ये BCNF सॉरी 3NF में है, BCNF में भी है लेकिन ये 3NF में है ऑलरेडी। ये भी मेरा 3NF में है, ये भी 3NF में है, ये भी 3NF में, लेकिन ये मेरा 3NF में नहीं है क्योंकि इसमें जो डिपेंडेंसीज हैं वो डिपेंडेंसीज क्या क्या है। एक तो दिया है AD डिटरमाइंस GH J और H डिटरमाइंस J भी मुझे क्या मिल रहा है इसमें मिल रहा है। And H and J both are non-prime attributes. Non-prime is dependent on non-prime. So transitive dependency इसमें अभी भी है. So this relation is not in 3NF. ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको 3NF डिकम्पोज करने के लिए मैं क्या करूंगा, फिर से क्लोजर निकालूंगा पहले तो F4 का। तो F4 का क्लोजर निकाल रहा हूँ, सॉरी क्लोजर नहीं निकालूंगा, मैं निकालूंगा कैनोनिकल कवर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें AD डिटरमाइंस GH था, H डिटरमाइंस J था। ठीक है, तो AD डिटरमाइंस GH J और H डिटरमाइंस J में मैं AD डिटरमाइंस J को हटा सकता हूँ। ये J जो है यहाँ पर नहीं आएगा, ये मुझे मिलेगा AD डिटरमाइंस GH, H डिटरमाइंस J। ठीक है, GH जो है वो टोटली AD पे डिपेंडेंट है और J जो है वो H पे डिपेंडेंट है, और AD डिटरमाइंस J जो है वो इन दोनों के ट्रांजिटिवली मुझे मिल जाएगा, तो उसको मैं हटा दूंगा। ठीक है, उसको मैंने क्या किया, हटा दिया। हटाने के बाद मुझे ये क्लोजर मिल रहा है। क्लोजर के बाद जो भी डिपेंडेंसीज मिल रही हैं उनको मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली 3NF डिकम्पोजिशन ऑफ R4 लगाऊंगा। तो इसमें ADGH और HJ मुझे 2 डिकम्पोजिशन मिलेगा इसका। ठीक है, सो फाइनल अगर मैं आंसर लिखूं तो आंसर मिलेगा R1 ऑफ AI, R2 ऑफ ABC, R3 ऑफ BDEF, R4 ऑफ ABD and R5 ADGH and R6 of HJ are the required 3NF decomposition of R, which is dependency preserving as well as lossless. ठीक है, तो ऐसे करके आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम में आता है तो। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ रखा है, आप लोग उसको बनाएंगे। क्लियर है? अब इसमें किसी को किसी में भी डाउट है तो पूछिए। एक गेट क्वेश्चन भी रखा था मैंने। गेट क्वेश्चन क्या था कि रिलेशन R विथ एसोसिएटेड सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज F इज डिकम्पोज इनटू BCNF। तो मतलब रिलेशन R को मैंने BCNF में डिकम्पोज कर दिया, तो पूछता है कि द रिडंडेंसी अराइजिंग आउट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज इन द रिजल्टिंग सेट ऑफ रिलेशन इज। तो कितनी रिडंडेंसी अब इस रिलेशन में है। तो ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी मोर देन 0 बट लेस देन दैट ऑफ एन इक्विवेलेंट 3NF डिकम्पोजिशन, सी इज प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ F प्लस, डी इज इनडिटरमाइंड। तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा आपका ए 0, कोई भी रिडंडेंसी नहीं है। ठीक है, आंसर बी तब आता जब ये जो वर्ड है अराइजिंग आउट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज ये नहीं लिखा होता, तब आंसर लगाता मैं बी। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें अभी भी डिपेंडेंसी सॉरी रिडंडेंसीज हैं। रिडंडेंसीज किस पे हैं, MVD के कारण है और जॉइंट डिपेंडेंसीज के कारण उसमें क्या है, रिडंडेंसीज हैं। लेकिन फंक्शन डिपेंडेंसी से रिलेटेड कोई भी रिडंडेंसी BCNF में नहीं है, तो आंसर आएगा मेरा 0। क्लियर है? सो दिस सम्स अप माय क्लास, टुडेज क्लास। किसी में भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। Any doubt? Any doubt?